Hello, student. Today is the sixth class of your Java. So, from today, we are starting with the object-oriented features of Java. So, basically, in Java, object-oriented features जो है वो OP फीचर्स अगर हम बोले तो बेसिकली तीन फीचर्स है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं जावा में। तो जावा में इसको बोल सकते हैं इनकैप्सुलेशन एंड इसी को एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये दोनों फीचर ऑलमोस्ट सेम होता है जो कि अ, आप C++ में डिफरेंट तरीके से पढ़े होंगे। एब्स्ट्रैक्शन सेकेंड है पॉलीमॉर्फिज्म एंड थर्ड दैट इज वेल नॉन इनहेरिटेंस। तो ये तीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है जो कि जावा में हम लोग पढ़ते हैं और ये फॉलो होता है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट encapsulation या abstraction. So basic concept of encapsulation is that hide the complexity from the end user. The very simple technique and very simple concept. Hide all the complexity from end user. So अगर हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल ले तो जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो लैपटॉप ही आपका एक बेस्ट एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का, जो कि आपका जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि इस लैपटॉप को रन करने के लिए यूज हो रहा है वो आपको नहीं दिखाया गया है। जस्ट आपको एक पावर बटन दिया गया है एंड कुछ इंटरेक्शन पॉइंट है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो लाइक दैट इन प्रोग्रामिंग भी हमको इस तरह का कोई कंसेप्ट रखना है और जो एंड यूजर है उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों दिखाएं और उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों समझा रहे जाए, उसको उसके फ्रंट एंड एंड बैक एंड से मतलब है जो कि वो इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम उस टाइप से ही प्रोग्रामिंग कोड करें जिस तरह से रियल वर्ल्ड में हम लोग के पास ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसको यहाँ पे इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ जब इनकैप्सुलेशन पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली जावा का पहला प्रोग्राम जब से मैंने बताना स्टार्ट किया है एंड आगे जितना भी प्रोग्राम हम लोग सीखेंगे वो सब बेसिकली इनकैप्सुलेटेड है। दैट इज कि फर्स्ट लेवल इनकैप्सुलेशन स्टार्ट विद द क्लास इटसेल्फ, क्योंकि क्लास के अंदर ही हमको सारा कोड लिखना है, क्लास के बाहर कोड नहीं लिखना है। एंड देन विद इन दैट क्लास आल्सो वी हैव टू राइट द कोड इन फंक्शन ओनली, बिकॉज क्लास लेवल पे यहाँ पे कोई कोड लिख ही नहीं सकते हैं। क्लास लेवल पे आपका कोई भी लॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। तो क्लास लेवल पे लॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं है, दैट मीन्स कि जो कोड हम लिख रहे हैं वो ऑलरेडी रैप किया हुआ मतलब इनकैप्सुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा है और जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने सीखा है वो सारा प्रोग्राम क्या है, इनकैप्सुलेटेड है। तो सबसे पहले तो इनकैप्सुलेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम कहाँ लिख रहे हैं, विद इन क्लास लिख रहे हैं और दिस क्लास इज कॉल्ड फ्रॉम वेयर, दैट फ्रॉम मेन फंक्शन। सो इफ मेन फंक्शन को अगर एक यूजर को हम बताएं कि आपको प्रोग्राम लिखना है और मेन फंक्शन में सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेना है यानी ये फंक्शन को कॉल कर लेना है तो उसको कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। जस्ट फंक्शंस के पैरामीटर्स होंगे एंड फंक्शंस के पैरामीटर्स के थ्रू वो फंक्शंस को कॉल कर पाएगा। तो ये सारा जो कंसेप्ट है जो जो कि लॉजिकल प्रोसेसिंग कंसेप्ट है ये सब क्या है, हिडन फॉर्मेट में है। तो उसको इंटरेक्शन के लिए सिर्फ मिला है क्लास एंड फंक्शंस। तो जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको करके दिखाया है वो सारा इनकैप्सुलेटेड प्रोग्राम है। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि आउटसाइड इंटरफेस से आपका प्रोग्राम मिसयूज ना हो, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कोई गेट ना कर पाए। एंड डेफिनेटली ये एक सिक्योरिटी कंसर्न के रूप में भी देखा जाता है कि आप अगर कोई भी वेरिएबल आउटसाइड से एक्सेसिबिलिटी नहीं देते हो तो आपका प्रोग्राम भी सिक्योर हो जाता है। तो ये इनकैप्सुलेशन है जहाँ पे हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं जावा में बेसिकली फर्स्ट रूल को ये फॉलो करता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला जो फीचर्स है उसको फॉलो करके ही लिखना होता है। क्योंकि मेन फंक्शन में हम पूरा कोड लिखेंगे नहीं, मेन फंक्शन इज ओनली फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड होता है। तो यहाँ पे पहला फीचर जो है वो ऑटोमेटिकली, चूंकि जावा का ये स्ट्रक्चर ही है कि उस तरह से ही कोड लिखना है तो पहला फीचर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है।
तो दिस इज व्हाट इनकैप्सुलेशन में हम लोग करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकैप्सुलेशन मैंने सारा प्रोग्राम आपको उसी तरीके से बताया है कि आप क्लास लेवल पे कोई कोड नहीं लिखा, मेन फंक्शन में कोई कोड नहीं लिखा है, जो भी कोड लिखा हुआ है वो फंक्शन लेवल पे लिखा हुआ है, एंड फंक्शन लेवल के अंदर ही वो सारा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दिस इज हाउ इनकैप्सुलेशन वर्क्स। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये और भी आपका इनहेंस होता जाएगा इनकैप्सुलेशन का जो टास्क है। तो ये आपका एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का, और इस तरह से इनकैप्सुलेशन वर्क करता है। देन after that encapsulation concept, the second feature is your polymorphism। तो polymorphism features को हम लोग देखते हैं। बेसिकली polymorphism का मतलब है कि यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। poly that defines many, and morphism का मतलब होता है फॉर्म। तो यहाँ पे बोला जाता है मेनी फॉर्म ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे हम लोग का जो मेनी फॉर्म वाला कंसेप्ट है, जो कि आप रियल लाइफ में भी देखते हो, बहुत सारे हम लोग जो है वो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं। इन द सेंस कि आप रियल वर्ल्ड में अगर कोई एक बेटा है या कोई एक बेटी है, तो डेफिनेटली वो फादर के साथ जो रिलेशन है उसका बेटा बेटी का है, लेकिन आपस में कोई भी अगर एक बेटा है तो उसकी बहन भी होगी, तो बहन के लिए वो एक भाई है। एंड जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ एक स्टूडेंट बन जाता है, जब रोड पे चलता है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सिटीजन बन जाता है। तो लाइक दैट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो कि आपका मेनी फॉर्म मतलब मेनी बिहेवियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसके बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं। तो घर में है तो बेटा है, बहन है, या फिर भाई है। बाहर निकला तो हो सकता है वो एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, या फिर हो सकता है ऑफिस में जा रहा है तो वहां पे एक वॉकिंग पर्सन है। रोड पे निकला तो कुछ और है, स्कूटर ड्राइव कर रहा है या मोटर बाइक या कार ड्राइव कर रहा है तो एक ड्राइवर का रोल भी है उसके पास। तो दैट हैविंग अ मेनी फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है। दैट मीन्स कि ये जो कंसेप्ट है ये एक तरह से होता है कि सेम पर्सन बिहेविंग डिफरेंटली एट डिफरेंट सिचुएशन, सो दिस विल फॉर्म अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बताया गया है कि आप चाहो तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर प्रोड्यूस करा सकते हो विद इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है? फर्स्ट इज ओवरलोडिंग एंड सेकेंड इज ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट दो जगह पे इंप्लीमेंट हो सकता है, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं एंड फंक्शन को भी ओवरलोड कर सकते हैं। और सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी। तो सी प्लस प्लस का अगर कंसेप्ट है आपके पास या आप पढ़ोगे कभी, तो वहां पे ऑपरेटर ओवरलोड भी होता है, मतलब सेम ऑपरेटर कैन बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट सिचुएशंस। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ देख रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बिकॉज जावा सपोर्ट इन्हीं दो को करता है। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन के साथ दोनों कंसेप्ट चलते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग नहीं होता है जनरली। कंस्ट्रक्टर क्योंकि ओवरराइड हम लोग जनरली नहीं करते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर पे डिक्लेयर होता है क्योंकि हर क्लास के पास अपना कंस्ट्रक्टर होता है। तो कुछ डिफरेंसेस है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में, उसको देखते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग? तो ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली कंपाइल टाइम कंसेप्ट है। मतलब जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तभी ये डिसाइड हो जाएगा कि ये ओवरलोडिंग है। जबकि ओवरराइडिंग का कंसेप्ट जो है वो रन टाइम में डिसाइड होता है, मतलब जब आपका प्रोग्राम रन करता है तब वो ओवरराइडिंग डिसाइड होता है। ओवरलोडिंग का जो दूसरा डिफरेंस है दैट इज कि ये विद इन क्लास रन करता है, मतलब एक ही क्लास में हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। जबकि ओवरराइडिंग में क्या है, मिनिमम 2 क्लास रिक्वायर्ड होगा, और उसमें जो रिलेशनशिप होगा वो इनहेरिटेंस का होगा, मतलब इनहेरिटेंस होना ही चाहिए तभी आप ओवरराइडिंग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि अगर ओवरलोडिंग हो रहा है तो फंक्शन का जो नेम है वो सेम होगा, बट जो पैरामीटर है वो डिफरेंट हो सकता है। नाम डिफरेंट,
नहीं होगा, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैंने बोला अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग सिचुएशन यहाँ पे क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर कैन बी चेंज बट द नेम मस्ट बी सेम। जबकि ओवरराइडिंग में क्या होता है कि पूरा का पूरा सिग्नेचर मैच होना चाहिए, तभी ओवरराइडिंग होगा। जबकि ओवरलोडिंग में सिर्फ नाम मैच होना चाहिए, पैरामीटर चेंज हो सकता है। जबकि ओवरराइडिंग में नाम के साथ पैरामीटर भी सेम ही होना चाहिए, अदरवाइज वो ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगा। इवन की रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में अगर ओवरराइडिंग में है तो रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। जबकि ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप मे बी सेम, कैन बी सेम, मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो स्टैटिक बाइंडिंग के थ्रू चलता है, जबकि ओवरराइडिंग का कंसेप्ट जो है वो डायनेमिक बाइंडिंग के थ्रू चलता है। तो इसके कारण जो स्टैटिक बाइंडिंग है तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कंपाइल टाइम में ये सारा कुछ चेक कर लेता है, कंपाइल टाइम ज्यादा लगता है। जबकि डायनेमिक बाइंडिंग में क्या होता है कि ये रन टाइम में बाइंड होता है, दैट इज वाई इसको कंपाइल टाइम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए फास्ट काम कर सकता है। देन प्राइवेट एंड फाइनल मेथड कैन बी ओवरलोडेड। यहाँ पे क्या है, प्राइवेट एंड फाइनल मेथड ओवरलोड हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, प्राइवेट एंड फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिटन। तो क्यों नहीं हो सकता है, ये भी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि स्पेसिफायर जब पढ़ाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे मैंने बताया सिग्नेचर मस्ट बी सेम बट द डिफिनेशन, यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर इज डिफरेंट बट द डिफिनेशन मस्ट बी सेम। मतलब सिग्नेचर तो डिफरेंट हो सकता है बट डिफिनेशन सेम ही होगा। क्योंकि अगर ऐड का हम ओवरलोडेड फंक्शन बना रहे हैं तो डेफिनेटली जो ऐड का ओवरलोडेड फंक्शन होगा, तो जो डिफिनेशन होगा वो एडिशन का ही होगा, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं। जबकि ओवरराइडेबल फंक्शन अगर है तो डेफिनेटली सिग्नेचर सेम होगा बट डिफिनेशन हम वैरी करा सकते हैं। डिफिनेशन कुछ भी नया लिख सकते हैं या पुराने डिफिनेशंस में कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का डिफरेंस आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल मैं दोनों का दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखते हैं। तो ओवरलोडिंग का एग्जांपल के लिए जो मेरा फंक्शन वाला ये जो एग्जांपल मैंने बताया था, इसमें ही आपका ओवरलोडिंग का भी एग्जांपल हो सकता है। तो ओवरलोडिंग का एग्जांपल में हम तीसरा वाला जो तरीका आपको बताए थे, इसी तरीके से हम लोग ओवरलोडिंग वाला फंक्शनलिटी कर लेते हैं। तो ओवरलोडिंग में क्या है, मैंने जैसे बताया कि सिग्नेचर मे बी डिफरेंट बट द डिफिनेशन मस्ट बी सेम। डिफिनेशन तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो ऐड का डिफिनेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं दैट इज पब्लिक। और रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि आपका पैरामीटर कैसा है। तो रिटर्न टाइप डिपेंड अपॉन पैरामीटर होगा, पैरामीटर में भी चेंज एंड रिटर्न टाइप में भी चेंज। तो सपोज हमको डबल में रिटर्न करना है और फंक्शन का नाम देखो ऐड टू ही रखेंगे, तो ये ओवरलोड हो गया। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा, क्योंकि इंटीजर का अपना एक लिमिटेशन है, और फिर अगर हम उससे ज़्यादा नंबर को ऐड करके देना चाहते हैं तो ये आपको देखो। तो अब ये क्या करेगा, डिफरेंस हो गया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है कि मेरा पैरामीटर, डाटा टाइप सब चेंज हो गया, बट जो डिफिनेशन है वो बिल्कुल सेम रह गया। तो डिफिनेशन वैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, प्रोसेसिंग हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो सिग्नेचर में चेंज है, एंड ये कहलाता है ओवरलोडेड फंक्शन। जैसे आप पहले भी देख चुके हो कि सिस्टम डिफाइंड ओवरलोडेड फंक्शन आपको मिल चुका है। जैसे मैंने कल स्ट्रिंग का जो मैनिपुलेशन बताया उसमें भी आपको ओवरलोडेड फंक्शन मिला, और जो यहाँ पे हम लोग प्रिंट एलन फंक्शन यूज कर रहे हैं वो भी आपको ओवरलोडेड फंक्शन मिल रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन पैरामीटर ये अपने बिहेवियर को प्रोड्यूस कर देता है, बिहेवियर सेम ही प्रोड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये एडजस्ट हो जा रहा है। तो अभी क्या है कि ये एक ऐड टू फंक्शन है, तो यूजर को कभी ये फील नहीं होगा कि हम दो डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे पास जो डाटा टाइप है यहाँ पे, आप समझ रहे हो कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है एंड लॉन्ग है। ये चार अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए आपको डाटा टाइप है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए सबका अपना अपना रेंज है। तो अगर इस चारों कॉम्बिनेशन का हमको डिफरेंट फंक्शंस लिख देना होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं
4 टू द चौक 16 फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं। तो 16 डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट पैरामीटर का हम लोग बनाकर ओवरलोडेड फंक्शंस यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस तरह से जितना मर्जी उतना फंक्शंस हम डिफाइन करके यहाँ पे रख सकते हो। जब कॉलिंग होगा इसका, तो जो फंक्शन वाला कॉलिंग था उस फंक्शन वाले कॉलिंग को हम इनेबल्ड कर रहे हैं। एंड फंक्शन वाले कॉलिंग में अब क्या है कि फंक्शन का डिफिनेशन बनाया। अब ऐड टू जो फंक्शन है, जैसे ही ऐड टू फंक्शन हम लोग लिखेंगे, तो ऐड टू फंक्शन, जो ऐड टू फंक्शन है, ये देखो अब इंटीजर वाला भी आएगा और आपका डबल वाला भी आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ऐड टू जो फंक्शन है ये ओवरलोडेड फंक्शन है, और एक का रिटर्न टाइप इंटीजर है, दूसरे का रिटर्न टाइप डबल है। तो इस तरह से हम ओवरलोडेड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हम 5, 4 ऐसे पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि इसके कौन सा बेस्ट सिग्नेचर फंक्शन है जो इससे मैच कर रहा है। अगर मैचिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली ये कॉल नहीं करेगा। जैसे अभी देखो ये कॉल कर पा रहा है तो एरर नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लिख दे 4.5, तो इस टाइप का कोई फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है और ये आपको कंपाइल टाइम में एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट मैच कंपाइल टाइम में ही डिसाइड कर लेता है, एंड डिसाइड करके फिर ये आपको कॉल कर देगा। अकॉर्डिंगली आपका ओवरलोडिंग है नहीं है ये आपको पता लग जाए। तो इस तरह से ओवरलोडेड फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं। तो आप जितना मर्जी उतना ओवरलोडिंग यहाँ पे कर सकते हो अकॉर्डिंग कि जितना रिक्वायरमेंट है आपका। तो जितना भी रिक्वायरमेंट है वो आप इसको दो और ये आपको ओवरलोड कर आपका जब यूजर कॉल करेगा फंक्शन को तो उसको कभी फील नहीं होगा कि हम ओवरलोडेड फंक्शन, मतलब जो भी पैरामीटर देगा वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो एक इंटीजर डबल हो, इंटीजर फ्लोट हो, या इंटीजर इंटीजर हो, डबल डबल हो, या व्हाटएवर। तो इस तरह से ओवरलोडिंग कंसेप्ट बिहेव करता है। देन जो तीसरा फीचर है इसका, ओवरराइटिंग अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तीसरे फीचर्स पे डिपेंड करता है। जो तीसरा फीचर्स है इसका, दैट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ये है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दुनिया में हो तो अगेन ये रियल टाइम सिचुएशन पे हैंडल होता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पे हैंडल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप रियल टाइम जब काम कर रहे हो, रियल ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में काम कर रहे हो, तो रियल वर्ल्ड में क्या है आपके साथ कि हम लोग डिपेंड कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहे होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेरा ये डिसीजन हो जाता है कि कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है। तो हम लोग के रियल लाइफ में भी ये फीचर्स देखने को मिलता है कि मदर एंड फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चाइल्ड में जनरली होते हैं। तो उसी टाइप का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी है जो कि जनरल लाइफ या हम लोग के रियल लाइफ से निकाला हुआ है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है, तो मल्टीपल क्लासेस होने के कारण क्या हम सारा कोड हर क्लास में लिखें, या फिर जैसे आपने सेट थ्योरी में कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि कुछ कॉमन टर्म्स को निकाल के हम यूनियन इंटरसेक्शन वाला जो टाइप से आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या उस टाइप का कुछ कर सकते हैं कि जो भी मेरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीपल क्लास में, उन सारे को एक जगह लिख लें, एंड बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक बच गए हैं वो सेपरेटली लिख दें। तो इससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो कॉमन कोड है वो हर क्लास में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कुछ हम ऐसा फीचर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जब हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्लास कंटेंट को निकाल लेंगे और उसको एक जगह पर लिख देंगे, एंड एक क्लास में लिख देंगे, एंड दैट क्लास इज नोन एज पेरेंट क्लास। जब कुछ हम ऐसा करेंगे तो वैसे क्लास को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास। और उस क्लास को जब हम इनहेरिट कर लेंगे किसी चाइल्ड क्लास में, तो ऑटोमेटिकली जो इनहेरिटिंग क्लास होगा वो हो जाएगा चाइल्ड क्लास और सब क्लास। तो पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, एंड चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल है। एडवांटेज तो मैंने डिस्कस कर ही दिया।
अच्छा, एडवांटेज मैंने नहीं कहा। एडवांटेज ये है कि डेफिनेटली ये क्या करेगा, आपका जो रिडंडेंट कोड है, जैसे मैंने बताया कि कॉमन कोड जो है वो हर क्लास में नहीं लिखना पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग रिडंडेंसी कंट्रोल कर लेते हैं। तो रिडंडेंसी कंट्रोल करने से मेरा ये इनहेरिटेंस जब लगा देंगे तो रिडंडेंसी कंट्रोल हो जाएगा। देन मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हमको पेरेंट क्लास के फीचर्स को चेंज करना है तो एक पेरेंट में चेंज करेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली सारे चाइल्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड डायनेमिक एग्जीक्यूशन तो डेफिनेटली यहाँ पे मिल ही रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग फुल्ली डायनेमिक एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। बट डिसएडवांटेज यहाँ पे है कि जितना ज्यादा लेवल ऑफ इनहेरिटेंस बढ़ेगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्यों हम मैंने बताया कि अगर हम लोग मल्टीपल क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, सपोज डॉक्टर का एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे डॉक्टर जैसे है, जैसे ही हम डॉक्टर बोलते हैं तो एक कॉमन फीचर समझ में आता है कि सारे डॉक्टर का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जैसे कि उसका नाम होगा, मोबाइल होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होगा। तो ये जितना भी टर्म्स है ये जनरली सारे डॉक्टर के पास होगा, चाहे वो ईएनटी का डॉक्टर हो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे जितने भी टाइप के आपके डॉक्टर्स मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। तो ये जितने भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो किसी भी डॉक्टर का हो सकता है। तो क्यों हम ये सारा कोड हर एक क्लास में लिखें? तो इसके कारण क्या किया हम लोगों ने कि ये एक अलग से डॉक्टर क्लास बना लिया और उसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कोड है उसको लिख दिया, एंड दिस क्लास बिकम द पेरेंट क्लास और सुपर क्लास, एंड दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज क्लास, मतलब जनरल क्लास है। अब कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर क्लास के लिए बच गया, तो जो स्पेशल इंफॉर्मेशन बच गए वो हो गया स्पेशलाइज्ड क्लास। तो स्पेशलाइज्ड क्लास में हम क्या रखेंगे कि ये स्पेशलाइज्ड है ईएनटी के, ये स्पेशलाइज्ड है कार्डियोलॉजिस्ट से, और ये स्पेशलाइज्ड है न्यूरोलॉजिस्ट से। तो इस तरह से हम अब जो बचे हुए एंटिटीज होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हम स्पेशल क्लास में लिखेंगे, दैट इज की चाइल्ड क्लास में लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरा जो कोड होगा वो रिडंडेंट फ्री होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा रिडंडेंसी, जो कि एडवांटेज में मैंने शो कर रखा है। फिर मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगा। सपोज अब एक रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर को लेना है तो मैं पेरेंट क्लास में लिख दूंगा, तो ये सारे डॉक्टर, सारे क्लास, चाइल्ड क्लास जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो इसको इनहेरिट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके पास ये चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये है इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ में भी मिलेगा, और प्रोग्राम करोगे तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा कि मेरे पास सपोज 10 क्लासेस है, तो सारे 10 क्लास को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करके देखना होगा कि उसमें से कितने क्लास को हम पेरेंट बना सकते हैं, मतलब कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हो सकता है कि आउट ऑफ 10 क्लास 5 क्लास में कुछ कॉमन हो और 5 क्लास में कुछ कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 पेरेंट क्लास बन सकता है आपका। जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको निकालकर हम पेरेंट क्लास बना देंगे, और जो भी स्पेशल बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उनके स्पेशलाइज्ड क्लासेस में रखेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी है, मतलब जो इनहेरिटेंस होगा वो किस तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में आता है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस बेसिकली कह सकते हैं कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी हो सकता है एंड मल्टी लेवल भी हो सकता है। हायरार्किकल का मतलब है क्लास ए इनहेरिटेड बाय क्लास बी इनहेरिटेड बाय क्लास सी, लाइक दैट। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर इनहेरिटेंस जाएगा। ये एक ही इनहेरिटेंस है जो कि फॉलो होता है। बट इसी को निकाल के आप बोल सकते हो कि अगर क्लास ए क्लास बी में इनहेरिट हो रहा है तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, और यही अगर मल्टीपल लेवल पे चला जाएगा तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स सिंगल एंड वेल एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है, मीन्स कि क्लास ए एंड क्लास बी बोथ इनहेरिटेंट इन क्लास सी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं है, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी नहीं है, जो कि सी प्लस प्लस में आपको मिलता है। तो इनहेरिटेंस करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड है जिस कीवर्ड को हमको यूज करना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस बेसिकली एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के थ्रू लिखते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कीवर्ड के लेफ्ट साइड में जो क्लास रखेंगे दैट बिकम द चाइल्ड क्लास,
और राइट साइड में जो क्लास होगा दैट बिकम्स द पेरेंट क्लास। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इनहेरिटेंस से रिलेटेड। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस वाला फीचर्स भी कर पाओगे, और इसका बहुत ज्यादा यूज है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम क्लास जो हम लोग बनाएंगे वो इसी पे चलेगा। तो एक्स पेरेंट क्लास हम बनाते हैं, और इसमें एक फंक्शन रखते हैं, सपोज पब्लिक void एंड एक्स सो, एंड जस्ट हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोड अभी नहीं करूंगा क्योंकि आगे बहुत सारा कोडिंग है आपके पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.println एंड देन जस्ट कर रहे हैं पेरेंट क्लास, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वन ex child। तो मान के चलते हैं वो जो फंक्शन बनाया है वो पेरेंट क्लास का फंक्शन है, एंड ये चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखना होगा, एक्सटेंड्स, एंड देन राइट साइड में मुझे उस क्लास का नाम लिखना है जिस क्लास को एज ए पेरेंट मुझे ट्रीट करवाना है। तो ये है इनहेरिटेंस स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कि नाउ ex child class is extending ex parent class, so all the features, all the characteristics of ex parent now belongs to ex child also। तो पेरेंट क्लास का जो जो भी फीचर्स है वो चाइल्ड क्लास में आ चुका है, और चाइल्ड क्लास का अपना भी कुछ फीचर्स होगा। तो अपना फीचर्स के लिए हम लिख सकते हैं ex डिस्प्ले, इसका एक छोटा सा फंक्शन मैं बना रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, है जस्ट ये system.out.println, एंड println में ये मैंने रख दिया, ये है चाइल्ड क्लास। तो अब क्या होगा कि अब जब जैसे ही हम लोगों ने इनहेरिटेंस किया, तो इनहेरिटेंस करने के बाद क्या है कि अब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इनहेरिटेंस फीचर्स डिसओबे हो जाएगा, तो डिसओबे हमको फीचर्स को नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे ही इनहेरिटेंस हुआ तो पेरेंट क्लास का फीचर्स जो है वो चाइल्ड क्लास में ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो ऑब्जेक्ट अब किसका क्रिएट करेंगे? चाइल्ड क्लास का। तो ऑब्जेक्ट अब चाइल्ड क्लास का हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ex child का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू ऑफ ex child, and then with the reference of child class object we can call parent class as well as child class function। तो दोनों का ही जो फंक्शनैलिटी है, जो बिहेवियर है, वो दोनों यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि किसको कब कॉल करना है। किसी को कभी भी कॉल कर सकते हो, आपको कॉल करना है तो कर भी सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है पेरेंट क्लास कैन हैव मल्टीपल बिहेवियर। तो सारे बिहेवियर को चाइल्ड क्लास में यूज करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि पेरेंट क्लास के पास बहुत सारा बिहेवियर हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर एंड सिग्नेचर, ये देखो चाइल्ड क्लास को मैंने पहले कॉल किया, पेरेंट क्लास को बाद में कॉल किया। आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी दैट पेरेंट क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग्स टू चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास का सारा कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड क्लास में है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। देन जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो प्रोड्यूस होगा वो इनहेरिटेंस में ही प्रोड्यूस हो सकता है। कौन सा? ओवरराइडिंग वाला। तो ओवरराइडिंग वाला जो फीचर्स है वो फीचर्स अब हम लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो कैसे होगा प्रोड्यूस? तो इस तरह से एक और फंक्शन हम बनाते हैं, पब्लिक void एंड ऊपर ही लिखते हैं फंक्शन का नाम, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं system.out.println, और यहाँ लिखते हैं वेलकम। ठीक है। अब सपोज एक पेरेंट क्लास डिक्लेयर्ड है,
और पेरेंट क्लास में एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड EX ओवर। ये फंक्शन हम चाहते हैं कि जो जिस क्लास में ये कॉल हो वो क्लास इसको मॉडिफाई कर सके या ओवर राइट कर सकते। ओवर रिडन का दूसरा मतलब है ओवर राइटिंग भी। क्यों ऐसा करेगा वो? क्योंकि हो सकता है कि इसका जो डिफिनेशन है इससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर जो उसको चाहिए वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन फंक्शन उसको यही यूज करना पड़ेगा, फंक्शन वो अपना यूज नहीं कर सकता है। तो उस केस में ये क्या होगा कि चाइल्ड क्लास में इस फंक्शन को ओवरराइड करने का फैसिलिटीज मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसा मैंने बोला कि पब्लिक वॉइड सिग्नेचर मस्ट बी सेम होना चाहिए। तो EX ओवर ये एग्जैक्टली सेम होगा। अगर पैरामीटर के साथ लिखे हो तो पैरामीटर के साथ रिटर्न टाइप जो है रिटर्न टाइप भी होगा, अगर कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन भी होगा। तो यहाँ पे अगर फंक्शन लिखा हुआ है वेलकम, बट हमको मैसेज वेलकम प्रिंट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वेलकम टू प्रवीण कुमार लाइक दैट, हमको ये चाहिए, जो कि ये फंक्शन हमको नहीं दे सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आइदर होगा कि हम एक नया फंक्शन बना ले, जो कि वेल एंड गुड बना सकते हैं, लेकिन ये है कि हम कंडीशन ये है कि पेरेंट क्लास के ही फंक्शन को हमको यूज करना है, हम अपना फंक्शन नहीं बना सकते। तो इन दैट केस ये फंक्शन हम ओवरराइड करेंगे, और ओवरराइड करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब नया डिफिनेशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ लिख सकते हैं अब वेलकम टू प्रवीण कुमार। ठीक है, इसका भी कुछ कंसेप्ट है जो आगे धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कंसेप्ट में ये सारा कुछ आपको एकदम बहुत अच्छे से मिलेगा कि ओवरराइडिंग फीचर क्यों मिला हमको, ऐसा क्यों करने का परमिशन मिला, ऐसा करने का परमिशन के बिहाइंड कंसेप्ट है। तो फिलहाल तो अभी हम देखते हैं कि हम ओवरराइड कर पा रहे कि नहीं। तो जैसे ही हम ओवरराइड करने के लिए चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, तो क्या होगा जब हम कॉल करेंगे, अगर हम यहाँ पे कॉल करते हैं ob.ex ओवर, तो इस कॉलिंग सिचुएशन में क्या होगा कि ये पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरलुक करेगा एंड चाइल्ड क्लास के फंक्शन में जो भी लिखा हुआ है वो दिखाएगा, पेरेंट क्लास के फंक्शन को ये ओवरलुक करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। तो अब हम इसको अगर रन का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या होगा, वेलकम टू प्रवीण कुमार, जो कि पेरेंट क्लास में भी डिफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन पेरेंट क्लास का डिफिनेशन यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, जो चाइल्ड क्लास में हमने डिफाइन किया, तो ओवरराइड किया हमने, फंक्शन को ओवरराइड किया। तो ये बोलते हैं, ये जो फंक्शन को ओवरराइड किया ये बोलते हैं कंप्लीट ओवरराइडिंग, कंप्लीटली ओवरराइड किया। मतलब जो पेरेंट क्लास में लिखा हुआ था उसको हम लोगों ने नहीं रखा, पूरा का पूरा डिसोबे किया, हमने कुछ अपना कर लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं पार्शियल ओवरराइडिंग, पार्शियल ओवरराइडिंग का मतलब है कि फंक्शन जो मेरा पेरेंट क्लास में लिखा हुआ कंसेप्ट है या डिफिनेशन है वो भी रहे, प्लस चाइल्ड क्लास में जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो ऐड भी कर सके। तो यहाँ पे अब आएगा एक कीवर्ड, दैट कीवर्ड इज सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड डिनोट करता है इट्स पेरेंट क्लास। सुपर कीवर्ड क्या करता है, डिनोट करता है इट्स पेरेंट क्लास। मतलब अभी जैसे सुपर लिखे तो इसका पेरेंट कौन है, EX पेरेंट, तो EX पेरेंट क्लास को ये डिनोट कर रहा है। देन इसके थ्रू हम EX ओवर मतलब पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। तो EX ओवर को कॉल करेंगे। अब क्या हुआ है, ये पार्शियल ओवरराइडिंग हुआ। पार्शियल ओवरराइडिंग करने का मतलब है कि हम पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी शामिल कर रहे हैं एंड देन चाइल्ड क्लास में कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। तो अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा कि पेरेंट क्लास में जो ओवर फंक्शन में लिखा हुआ है वो भी दिखेगा एंड जो मैंने चाइल्ड क्लास में लिखा है वो भी दिखेगा। तो अब दोनों फंक्शन का मैं एडवांटेज ले रहा हूँ, मतलब पेरेंट क्लास डिफिनेशन भी मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ और चाइल्ड क्लास। तो ये सुपर डॉट, लेकिन यहाँ पे ये लाइन पहला लाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम इस लाइन को लिख सकते हैं। पहले हमको पेरेंट क्लास को ही प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो ये कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग, और ये फंक्शन ओवरराइडिंग तभी पॉसिबल है जब हम इनहेरिटेंस फीचर्स को कर रहे होंगे।
जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक ये फीचर्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, एंड देन ओवरराइडिंग फीचर्स हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को बेसिकली कंसेप्चुअली हम लोगों ने समझा। अब इस फीचर्स का यूसेज क्या होगा ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ऐसा कुछ सिचुएशंस है, जैसे कि आपको पेरेंट क्लास मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो बहुत सारा ऐसा प्री डिफाइंड पेरेंट क्लास मिलेगा जो पैकेज के साथ आपको मिला होगा, लाइब्रेरी मिला होगा। सपोज आपने प्रिंटर जोड़ा और प्रिंटर का प्रिंटर से प्रिंट करना है, तो प्रिंटर से क्या प्रिंट वही करोगे जो कि प्रिंटर ने बना के दिया है डिफॉल्ट? नहीं, प्रिंटर से प्रिंट क्या होना चाहिए, जो मेरा कंटेंट है। तो प्रिंटर में प्रिंट फंक्शन तो बना के उसने दे दिया होगा लाइब्रेरी में, और उसके लाइब्रेरी से ही उसके हार्डवेयर का इंटरेक्शन है। तो हमको उसी प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन कंटेंट क्या होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो कंटेंट मेरा कैसे जाएगा वहां, तो हम क्या करेंगे, जो वहां का प्रिंट फंक्शन होगा उसको ओवरराइट कर देंगे, और प्रिंट फंक्शन को ओवरराइट करेंगे तो मेरा कंटेंट प्रिंट होना स्टार्ट होगा। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस मिलेगा जहां पे मुझे मेरे ये मैंडेटरी होगा कि उसी के फंक्शन को कॉल करें। हम अपना फंक्शन से प्रिंटर इंटरेक्ट नहीं करा सकते, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा का पूरा हार्डवेयर इंटरेक्शन कोड भी लिखना पड़ेगा, जिसको कि ड्राइवर बोलते हैं। तो ड्राइवर के साथ इंटरेक्शन करना मेरे बस की बात नहीं होगी जब तक कि हम सिस्टम लेवल डेवलपमेंट नहीं सीखेंगे। हम लोग एप्लीकेशन लेवल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये फंडा ही सूट करता है। तो इस तरह का बहुत सारा फंडा है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।